देव, आने वाले बिग बॉस के लिए आप चुन लिए गए हैं। क्या आप सच कह रहे हो? बिग बॉस, मैं बिग बॉस के घर में जाऊंगा। मेरा बिग बॉस में जाने का सपना पूरा होगा। मुझ गरीब को बिग बॉस में जाने का मौका मिलेगा। माँ, मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ। माँ, माँ। तभी एक आवाज देव का सपना तोड़ देती है। हे राम, ये लड़का कब सुधरेगा? कभी तो सपनों की दुनिया से बाहर आकर। तेरे बापू इतनी देर से आवाज लगा रहे हैं। आज वो मजदूरी के काम पर नहीं जा सकते, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो बोल रहे हैं तू चला जा। क्या माँ, इतना अच्छा सपना देख रहा था। पता है, मैं बिग बॉस के घर में पहुंचने वाला था, पर इतनी देर में तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। अरे मेरे लाल, तू क्यों नहीं समझता? हम गरीबों को सपना देखने का कोई हक नहीं है। जा, मजदूरी पर जा। अगर तू शाम को पैसे कमा कर नहीं लाया तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। क्या हुआ गोमती, देव अभी तक उठा नहीं क्या? या तो सोने दे, मैं चला जाता हूं। नहीं बापू, तुम रहने दो, तुम आराम करो, मैं जा रहा हूं। मुझे बता दो क्या काम है वहां का। चौराहे पर जाएगा ना, तो वहां पर बहुत से मजदूर बैठे होंगे। उनमें से किसी से पूछ लियो, वो जा रहे होंगे तो तू भी साथ में चले जाना। 4 पैसे तो आ ही जाएंगे। या तो एक काम कर, सब छोड़, तू ठेकेदार किशन लाल के पास चला जा। वो थोड़ा मेहनत का काम ज्यादा बताता है, पर पैसे अच्छे दे देता है। बापू की तबीयत को देखते हुए देव मजदूरी के लिए चला जाता है। देव ने बचपन से ही बहुत गरीबी के दिन देखे हैं, इसलिए वो सपने तो देखता है, पर उनको पूरा करने की अभी उसमें हिम्मत नहीं। देव को बिग बॉस बहुत अच्छा लगता है और उसका सपना है कि एक ना एक दिन वो बिग बॉस में जाए। इसीलिए वो सपने में बिग बॉस का घर देखता रहता है। वो सामने जितनी भी ईंटें रखी हैं, सारी ट्रक में लादनी है। जब काम हो जाए 200 रुपए ले जाना। मालिक, अब तो कुछ पैसे बढ़ा दो। पहले 6ठी मंजिल पर से सारी ईंटें नीचे उतरवाई, अब ट्रक में रखने के लिए कह रहे हो। 200 से क्या होता है, कम से कम कुछ दाम तो बढ़ाओ। देख नहीं रहा कितनी महंगाई बढ़ रही है? इतने में करना है तो कर, नहीं तो मत कर। ऐसे लड़के मिल जाएंगे मुझे 200 रुपए में काम करने के लिए। देव बेटा, तूने इसे काम के लिए मना कर दिया है तो तुझे दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। यहाँ तो फिर भी 200 मिल रहे हैं, पता नहीं और काम के कितने रुपए मिले। चुपचाप कर ले बेटा। वैसे भी तेरे बापू की तबीयत ठीक नहीं है, कम से कम कुछ तो कमा लेगा। उस समय काम को हाँ कहना देव की मजबूरी थी। अगले कुछ दिनों तक देव अपने पिता की जगह मजदूरी के काम पर आने लगा। ऐसे ही एक दिन, ये देख देव, सोशल मीडिया पर नए नए नाटक आने लगे। कुछ भी आ जाए, पर बिग बॉस की तो अपनी ही बात है। मुझे तो वो देखना बहुत पसंद है। जब सलमान भाई स्टेज पर होते हैं तो अलग ही बात होती है। उनसे मिलना हर किसी के बस की बात नहीं है रे सूरज। वो तो है, बिग बॉस में जाना बहुत मुश्किल है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अपने दोस्त सूरज की बातें सुनकर देव उदास हो जाता है और घर लौट जाता है। अगले दिन देव मजदूरी के लिए ठेकेदार के पास पहुंचा तो पता चला कि ठेकेदार कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है, इसलिए देव परेशान हो गया। अब क्या करूं, ठेकेदार तो है नहीं, काम कैसे मिलेगा? अरे भाई, ये क्या है? ये क्या कर दिया तुमने? ट्रक में सामान रखते हुए सारे बोर्ड गिरा दिए। तुम्हें पता भी है ये सारा सामान कितना कीमती है? अब तुम अकेले इतना कुछ उठाओगे? तुम्हारा साथी कहाँ है? मालिक, वो आज छुट्टी पर है। मैं कोशिश करता हूँ, फोन मिला कर देखता हूँ, शायद आ जाए। अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद कर दूं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा नाम क्या है? देव व्यक्ति को अपने बारे में सब कुछ बताता है और बहुत तरीके से सारा सामान ट्रक में रखवा देता है। देव को तो मजदूरी के काम की आदत थी, इसलिए उसे इन सब में समय नहीं लगता। ये देखकर वो व्यक्ति बहुत खुश होता है। अरे तू तो बहुत काम का लड़का है। एक काम कर, मेरे साथ चल, मैं तुझे और भी काम दूंगा। वो व्यक्ति देव को अपने साथ ट्रक में बैठाकर ले जाता है। कुछ देर बाद वो ट्रक एक ऐसी लोकेशन पर जाकर रुकता है जहां शूटिंग का सेट बना हुआ होता है। ये कौन सी जगह है मालिक? अरे वो क्या कहते हैं, वो टीवी पर आता है ना, बिग बॉस, जिसमें सब घर में रहते हैं। समझ गया? ये उसका ऑफिस है। तुझे यहीं काम करना है। एक चाय वाले की जरूरत थी, तुझे चाय बनानी आती है ना? जितने भी लोग शूटिंग पर काम के लिए आते हैं उन सबको चाय पानी पिलाने का काम करना है। बिग बॉस का नाम सुनकर देव तो मानो खुशी से उछल पड़ा
और झट से इस काम के लिए तैयार हो गया। मैं बिग बॉस के लिए काम करूंगा, मतलब मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, हाँ, मैं सब संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो, मैं सबको चाय पानी अच्छे से दे दिया करूंगा। हाँ। तभी दूसरा व्यक्ति वहां आ जाता है। रमन भाई, ये लड़का चाय पानी के लिए जो तुमने मुझे बोला था ना, ले आया हूं। बोल रहा है चाय बहुत अच्छी बना लेता है, बाकी ये बहुत मेहनती लड़का है। ठीक है सुबोध भाई, तुमने मेरा आधा काम आसान कर दिया। देव, पहले अंदर आए जितने भी वर्कर हैं सबको चाय पानी दो। सुबह से सब काम में लगे हुए हैं, सब चाय मांग रहे हैं। चाय वाला छुट्टी कर गया है, इस चक्कर में बहुत परेशानी हो रही है। अब तू आ गया है तो तुझे ही सबका ख्याल रखना है। बिग बॉस के ऑफिस में काम मिलने से देव बहुत खुश था। वो सारा दिन बिग बॉस में काम करने वाले लोगों को देखता। सब अपना अपना काम बहुत मेहनत और ईमानदारी से करते थे। एक दिन बातों बातों में देव के मुंह से वो बात निकल गई जिसका सपना वो बहुत अरसे से देख रहा था। इसका मतलब तू बिग बॉस के घर में जाने के लिए इतने समय से सपना देख रहा था? पता है, बिग बॉस में जाने के लिए अच्छा डांस करना, अच्छी एक्टिंग करना, ये सब बहुत जरूरी है। तो तुझे क्या लगता है मुझे डांस और एक्टिंग नहीं आती? अभी कोई गाना लगा, देख मैं कितना सुंदर डांस करता हूँ। देव के साथ काम करने वाला लड़का गाना चला देता है और देव इतना बढ़िया डांस और एक्टिंग करता है, उसके साथ के सारे काम करने वाले लोग भी हैरान रह जाते हैं। उन्हीं में से एक लड़का देव का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है। देव का वीडियो वायरल हो जाता है और वही वीडियो वो सब भी देख लेते हैं जो बिग बॉस में बैक स्टेज काम करते थे। अरे ये तो अपना देव है ना, जो यहाँ चाय पानी देने का काम करता है। भाई ये इतना अच्छा डांस और एक्टिंग करता है, ये तो कुछ बोल भी रहा है। देव की कही हुई बातें कि वो बिग बॉस में जाना चाहता है, ये सब बातें एक्टिंग करते हुए वो बोल रहा था और वीडियो में उसके मन की ये बात सब सुन लेते हैं। ये बात बिग बॉस के कानों तक जाती है। देव का वायरल वीडियो देखकर बिग बॉस के ओनर हैरान रह जाते हैं कि किस तरह देव की किस्मत उसे बिग बॉस के ऑफिस में नौकरी करने के लिए ले आई और आज उसका वीडियो वायरल हो गया। इसलिए बिग बॉस फैसला करते हैं कि देव बिग बॉस खेलेगा और बिग बॉस के घर में जाएगा। देव की खुशी का ठिकाना नहीं था जब उसे पता चलता है कि वो बिग बॉस के घर में जा रहा है। देव का सपना पूरा होता है, एक गरीब का बिग बॉस के घर में जाने का सपना। आज देव अपने सलमान भाई के सामने खड़ा था, जो उसने कभी भी नहीं सोचा था। सलमान खान उसे गले से लगा लेता है और उसका बिग बॉस में स्वागत करता है। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में गरीबों की बस्ती थी, जिसमें सरकार द्वारा बनाए गए घरों में कुछ गरीब परिवार रहते थे। अपना जीवन बहुत कष्ट में व्यतीत करते थे। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, कभी एक टाइम का खाकर और कभी बिना खाए ही सो जाते थे। उसी गांव में एक मुखिया जी भी रहते थे। वो सभी बस्ती वाले अपनी शिकायतें और सलाह लेने के लिए हमेशा मुखिया जी के पास ही जाया करते थे। मुखिया जी बहुत नेकदिल इंसान थे, वो सभी की मदद किया करते थे। एक दिन की बात है, उस बस्ती में एक बड़ी सी गाड़ी में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है। उसका नाम रवि होता है। रवि अपनी गाड़ी से उतरकर बस्ती के एक व्यक्ति सुरेश को नमस्ते करता है और कहता है, मैं इन बस्ती वाले भाइयों से कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या आप सभी बस्ती वालों को यहाँ बुला लेंगे? ये बात सुन सुरेश सबसे पहले दौड़ा दौड़ा मुखिया जी के पास पहुँचता है और कहता है, मुखिया जी, हमारी बस्ती में एक बड़ा धनवान व्यक्ति आया है और वो कह रहा है कि उसे सभी बस्ती वाले भाइयों से कुछ बात करनी है। ये बात सुनकर मुखिया जी थोड़े से परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि भला वो धनवान व्यक्ति हमारी बस्ती वालों से क्या बात करना चाहता है। तुम सभी बस्ती के सभी भाइयों को इकट्ठा करो और वहाँ लेकर जाओ, और इतने में मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। सुरेश ये बात सुनते ही सभी बस्ती वालों को बुलाने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में उस धनवान व्यक्ति के पास मुखिया जी और सभी बस्ती वाले भाई इकट्ठा हो जाते हैं। नमस्कार मुखिया जी, मेरा नाम रवि है। नमस्कार रवि जी, क्या बात है रवि जी? गरीब लोगों से काफी लगाव है और मैं उनकी बहुत मदद करता हूँ और सम्मान भी करता हूँ। मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं उन पैसों से गरीब लोगों की मदद करता रहता हूँ। ऐसी ही मदद करते हुए मुझे आपकी बस्ती के बारे में पता चला है। मैंने फैसला किया है कि मैं हर हाल में आपकी मदद करूंगा। आप महान हो साहब, इसलिए आप हमारी मदद करने के लिए आए हो। मैंने आप सबके लिए पास में ही एक नई बस्ती बनाई है। आप सभी कल से ही वहां पर जाकर रह सकते हैं। ये उस जमीन के कागज हैं, लेकिन इससे पहले आप मुझे इस जमीन के कागज दे दीजिए, जिससे कि मैं दूसरे गरीब लोगों को खाना देने के लिए
इस जगह का इस्तेमाल कर सकूंगा। गरीब लोगों की इतनी मदद कर रहे हो आप, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। मैं आपको अभी इस जमीन का कागज दिलवाता हूँ। ये कहकर मुखिया जी सभी बस्ती वालों से बात करने लगते हैं और समझाते हैं कि ये हमारे लिए खुशियों की सौगात है, इसीलिए हम सभी को अपने घरों का कागज उस धनवान व्यक्ति को दे देनी चाहिए। ये बात सुनकर सभी बस्ती वाले अपने घरों के कागज लेकर उस धनवान व्यक्ति के पास इकट्ठे हो जाते हैं और उस धनवान व्यक्ति को अपने घरों के कागज सौंप देते हैं। रवि उन सभी कागजों को लेकर और उनसे कल फिर आने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह इस बस्ती के सभी लोग अपना अपना सामान बांधकर उस धनवान व्यक्ति रवि का इंतजार करते हैं। तभी वहाँ पर रवि की गाड़ी आती है और उन सबके साथ पैदल पैदल चलकर उन्हें अपनी जगह पर ले जाता है। रास्ते में एक बहुत गंदी सी जगह पर पड़ती है। वहाँ पर खूब सारा कूड़ा करकट पड़ा होता है। वहाँ पहुंचकर रवि रुक जाता है और सभी बस्ती वाले भी रुक जाते हैं। तभी मुखिया जी उससे पूछते हैं, क्या हुआ साहब, और कितनी दूर है वो नई बस्ती, और आप यहाँ क्यों रुक गए हैं? अब से यही तुम्हारी नई बस्ती है। देखो तो कितनी बड़ी जगह है। अब से तुम सब यहीं टेंट में रहोगे, कूड़े कचरे के पास। कितना अच्छा है ना ये सब। ये तो धोखा है हमारे साथ। हमने तुम पर भरोसा करके इतना दूर हम आए और हमने अपने घरों का कागज भी तुम्हारे भरोसे पर तुम्हें दिए, और तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। ऐसा क्यों मुखिया जी? इस जगह के कितने फायदे हैं पता है? इतना बड़ा खुला मैदान है, चारों तरफ से खुली हवा आती है और तुम्हारे बच्चे यहाँ पर खेल भी सकते हैं। और कचरा फेंकने के लिए आप सभी को कहीं दूर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बस्ती वाले अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं और अफसोस करते हैं कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो वहीं अपना घर बनाकर रहने लगते हैं। पर इस बात का काफी गहरा असर मुखिया जी पर होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनके कहने पर ही सभी बस्ती वालों ने अपने घरों के कागज उन्हें दे दिए थे। इसीलिए वो गहरे सदमे में आकर काफी बीमार पड़ जाते हैं। मुखिया जी की 2 बेटियां हैं, सीता और गीता। वो दोनों दिल्ली के सरकारी कॉलेज में अपनी अपनी पढ़ाई कर रही थी। उन दोनों को जैसे ही अपने पिताजी की तबीयत खराब होने की खबर पता चलती है, वो तुरंत अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर अपने पिताजी के पास पहुंचती हैं। जब वो वहां पहुंचती है तो उन्हें सच्चाई का पता चलता है। सीता और गीता दोनों को बहुत गुस्सा आता है। वो अब रवि से बदला लेना चाहती हैं। दीदी, क्या करना है आपको पता है ना, उसे शक नहीं होना चाहिए। सीता हिम्मत करके रवि के घर जाती है। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? आप मिस्टर रवि है ना? हाँ, मैं ही रवि हूँ। आपको मुझसे क्या काम है? पास वाली बत्ती की जमीन आपकी ही है ना मिस्टर रवि? इसी बारे में आपसे कुछ बात करनी है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं गोल्ड फाइंडिंग करती हूँ। हमारे एक्सपर्ट के मुताबिक आपकी जमीन में ढेर सारा सोना मौजूद है। सच में? मैंने सोचा था कि वो जमीन बेकार है, इसीलिए मैंने कुछ ही दिन पहले वो जमीन कुछ भिखारियों को दे दी है। ऐसी बात है तो अब वो भिखारी बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। नहीं, मैं कैसे भी करके वो जमीन इनसे वापस ले लूंगा। आप बस ये बताइए कि आगे करना क्या है। सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी और सोने को निकालने के लिए भी बहुत सारी मशीन लगेंगी और उन मशीनों का खर्चा भी बहुत होगा। आप बस 2 करोड़ जैसी छोटी सी रकम का इंतजाम करिए, बाकी मशीन को लेकर आने की जिम्मेदारी मेरी है। ये बात सुनने के बाद रवि सोच में पड़ गया कि असली में उस जगह पर सोना है भी या नहीं। ये जानने के लिए वो सीता के साथ मिलकर उसी जगह पर जाता है। इतने में गीता जमीन में कुछ खुदाई कर देती है, छोटे छोटे पत्थरों को सोने की परत में रंग देती है। थोड़ी ही देर में सीता और रवि उसी जगह पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि उसी बत्ती के कुछ छोटे छोटे बच्चे गोल्ड बॉल के साथ खेल रहे हैं। ये देखकर रवि हैरान हो जाता है। मैडम सीता, मैं अभी थोड़ी देर में आपके हाथों में पूरी रकम रख दूंगा। आप बस उन गरीबों को सोने की बात पता चलने मत देना। इसके बाद वो अपने घर के सभी सामान और कीमती वस्तुएं बेच देता है और अपनी जमा पूंजी सबको मिलाकर 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करता है और सीता के हाथ में लाकर दे देता है। और फिर वो सभी बस्ती वालों के पास जाकर माफी मांगता है और उन्हें उनकी जमीनों के कागज लौटा देता है और उन्हें उनके घरों में वापस जाने के लिए कहता है। कल सुबह आप अपनी जगह पर आ जाइएगा, कल काम शुरू कर देंगे। ये कहकर सीता वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सुबह रवि वहाँ पर आकर सीता का इंतजार करता है। वो सीता का काफी देर तक इंतजार करता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं आता। इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है, फिर भी कोई नहीं आता। ऐसे इंतजार करते करते वहाँ पर पड़े एक सोने के कंकड़ पर उसकी नजर जाती है तो रवि उस कंकड़ को उठाकर देखता है। उस कंकड़ पर से थोड़ा सा पेंट हट रहा होता है। ये देखते ही उसे समझ में आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। ये जानने के बाद रवि वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। सीता और गीता की समझदारी को देख सभी बस्ती वाले उन्हें शाबाशी देते हैं और सभी को उन दोनों पर बहुत गर्व महसूस होता है। इसके बाद सभी बस्ती वाले अपना जीवन बहुत खुशी से व्यतीत करते थे।